नमस्ते, मैं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के कोरबा जिला संयोजक और वरिष्ठ नेता विकास अग्रवाल जी। विकास भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए फ्रंट पेज पर जो खबरें छपी हैं पहले उसकी जानकारी आपको दे दें। पीएससी घोटाले में पूर्व चेयरमैन सोनवानी और कारोबारी एसके गोयल गिरफ्तार। सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन तथा कारोबारी पर सीबीआई का शिकंजा, ये पहली खबर है। सभी अखबारों में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। शराब घोटाला में ईओडब्ल्यू के बाद अब सीबीआई की एंट्री। एपी त्रिपाठी से होगी पूछताछ, ये खबर भी हमारे प्रदेश की है। शराब दुकान में विवाद के बाद 2 युवकों की चाकू मारकर हत्या। विवाद सुलझाने गए युवक का अपहरण, बदमाशों ने दूसरी जगह से लाकर हत्या की। रायपुर की खबर है। सलीम ने कहा मस्जिदों को बना रखा है राजनीति का अड्डा, बताएं नमाज के पहले क्या भाषण दिया। मस्जिदों में 22 नवंबर से होगा एक्शन, आदेश न माना तो सख्ती, ये खबर भी रायपुर की है। जहरीली हुई हवा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंद किए जाएं दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल। दिल्ली की खबर। बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने बनेगा टूरिज्म कॉरिडोर, ये घोषणा की है जगदलपुर में सीएम ने। स्कूल कॉलेज बंद, 5000 अतिरिक्त जवान होंगे तैनात। नई दिल्ली की खबर। लॉरेंस का भाई 10 लाख का इनामी अनमोल अमेरिका में गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल की गाड़ी पर हमला, सिर पर आई चोट। नागपुर की खबर है। सीबीआई की टीम ने 2 व्यवसायियों के यहाँ छापा मारा, खंगाले दस्तावेज। एसईसीएल प्रभावित खदान क्षेत्र के मुआवजा वितरण में गड़बड़ी का मामला, ये खबर कोरबा की है, फ्रंट पेज पर जगह पाई है। दूसरे अखबारों में भी करीब करीब इसी हेडिंग से खबर छपी है। कुछ अलग खबरें हैं। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बना, यह छत्तीसगढ़ का चौथा। गाँव में ग्रामीणों को ट्रेनिंग भी शुरू, अधिसूचना जारी, ये बड़ी खबर है। रायपुर से अयोध्या में रामलला का तिलकोत्सव, नेपाल से राजा जनक बनकर आए। मध्य प्रदेश के सीएम वर पक्ष को खिलाया पान, ये अयोध्या की खबर है। और बालोद फूड पॉइजनिंग से 145 बीमार, 25 अस्पताल में भर्ती। शादी में भोजन के बाद बिगड़ी तबीयत, इसी तरह की खबरें हैं सभी अखबारों में करीब करीब वही। पीएम मोदी ब्राजील पहुंचे, संस्कृत के मंत्रों के साथ स्वागत। प्रधानमंत्री की चीनी राष्ट्रपति से वार्ता संभव, यूक्रेन रूस युद्ध रोकने पर हो सकती है चर्चा। बाकी कोई खास खबर नहीं है। पहली खबर के रूप में आज हम लेंगे हमारे प्रदेश की खबर को, छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ से जब कोई खबर निकलती है बाहर और वो पूरे दुनिया में छा जाती है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में जब बात जाती है, तो स्वाभाविक है वो खबर हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ के वासी हैं। सलीम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के। उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया, एक आदेश जारी किया कि जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिदों में जो भाषणबाजी होती है, तकरीर जिसको लोग कहते हैं, वो तकरीर में कई बार राजनीतिक बातें होती हैं, कई बार उकसाने वाली बातें होती हैं। इस तरह का आरोप दूसरे दल के लोग लगाया करते थे। लेकिन अब सलीम जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, स्वयं मुस्लिम हैं, जब उन्होंने बात कही तो स्वाभाविक है कि हमारे देश में एक मुस्लिम वर्ग का या अल्पसंख्यक वर्ग का, अपने आप को फरमाबरदार मानने वाले, उनका नेतृत्व रहबर मानने वाले, अपने आप को रहनुमा मानने वाले ओवैसी खानदान को पीड़ा होती है। उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की तो स्वाभाविक ये बात और दूर तक फैलनी शुरू हो गई। ये बात जो सलीम जी ने कही है, स्वाभाविक है कि इसका इस्तकबाल, इसका स्वागत सबको करना चाहिए, किसी भी धर्म के लोगों। विकास, बिल्कुल निश्चित रूप से डॉक्टर सलीम राज जी ने जो बात कही है जी कि जो उनकी इबादत करने की जगह है उसको आपने राजनीति का अड्डा बना दिया है। वहां पे जैसा आपने बताया कि नमाज अदा करने के बाद जो राजनीतिक जो भाषणबाजी वहां पे होती है, चूंकि एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि इसको अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी बोलता तो उसको राजनीतिक चश्मे से अपन देख सकते थे। जी जी, उसी धर्म का वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है और उन्होंने ये आरोप लगाया है, तो ये बड़ा गंभीर आरोप है। और स्वयं नमाज पढ़ने जाते होंगे, देखते होंगे, और उन्होंने देखा है तो उस चीज को क्योंकि पूरे भारत में कोई भी राजनीति धर्म आधारित नहीं है, जिसको आजकल हम लोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं पूरे भारत में जी। तो सरकारें किसी की भी आए, दोनों धर्म के लोगों के लिए, सभी पक्षों के लिए बराबर का काम करती है। तो किसी भी धर्म गुरु को और अपने धार्मिक स्थल पे किसी राजनीतिक दल के लिए टिप्पणी करना और किसी राजनीतिक दल के लिए एक विशेष सहयोग की बात करना, ये सारी चीजें गलत है। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, और उस गलत बात का ही विरोध उन्होंने किया है। लेकिन स्वाभाविक है कि जो लोग उसके पक्षधर है वो थोड़ा सा कुनमुनाएंगे, उस तमाम बातें, तमाम आरोप लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वक्फ बोर्ड पे उनका नियंत्रण है, वहाँ की सरकार ने उनको अध्यक्ष बना दिया तो उसके बाद उनको खुश करने के लिए कह रहे हैं, ये तमाम तर बातें आएंगी। लेकिन
मेरा तो जब कभी भी ऐसे लोगों से बात होती तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर हमारे धर्म में या हमारे धर्म में कहीं गलती नहीं होती, उसके अनुसरण में कहीं गलती होती है, तो उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। हम लोग सनातन धर्म पे यकीन करते हैं, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ भी कोई गड़बड़ी होती है तो खुले तौर पर उसकी चर्चा करते हैं और लगता है कि ठीक है कभी सामयिक रहा होगा, आज नहीं है तो हम उसको चेंज करते हैं। मतलब धर्मशास्त्रों में जो वर्णन है उसकी जो मीमांसा अपने अपने ढंग से करके उसकी बातें जो लोग करते हैं तो उनको बताया जाता है कि मीमांसा गलत कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, आज आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। वो चीज़ें दूसरी जगह नहीं है। उनके यहाँ तो जो कह दिया गया तो ठीक है, धर्मशास्त्रों में, कुरान में या हदीस में जो कुछ भी वर्णन है वो अपनी जगह पे सही, उसकी मीमांसा गलत की गई होगी। तो आप अगर मस्जिद में बैठ करके इस तरह की बात कर रहे हैं, किसी धार्मिक स्थल में बैठ के बात करें, तो इबादत कहाँ हो रही है? बिल्कुल, बात तो सियासत कर रहे हैं। तो जो सलीम जी ने बात कही उसको मुस्लिम समाज के लोगों को हृदय से स्वीकार करना चाहिए। ये कहीं कुछ जो चूक है उसको दुरुस्त करने की हमारी जिम्मेदारी। कमलेश भी इसी विषय में, अब जो जनरेशन आ रही है जी, मुस्लिम संप्रदाय के जो अब बच्चे आ रहे हैं जी, वो हाई एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, तो वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं जी कि एक्चुअल में समाज के पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण क्या है, समाज कहाँ पे जाके पिछड़ता है। इन चीजों को अब वो बच्चे समझने लग गए हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस समाज के अंदर में रूढ़िवादी जो परंपरा थी उससे बाहर निकलने का लोग प्रयास कर रहे हैं। जी। तो डॉक्टर सलीम ने जो कहा है, ये मेरा 100% ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं ये चीज समाज को उनके आगे लेके जाएगी। बिल्कुल लेके जाएगी। आप लकीर के फकीर न बने। दुनिया कहाँ से कहाँ चली जा रही है वो खबर आज अखबारों में कहीं अंदर होगी जी। कि जो मस्क हैं उनके साथ जो भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है उपग्रह, वो हम उनकी मदद से हम छोड़ने जा रहे हैं, छोड़ दिए हैं। जो हमको हवाई जहाज़ की जो यात्रा करने वाले लोग, उनको मालूम है कि जब हवाई जहाज़ ऊपर जाता है और उसके बाद जब नीचे आने लगता है तब तक आपके मोबाइल बंद रहते हैं या उसको काम नहीं करते, नेटवर्क के बाहर हो जाते हैं। वहाँ भी आपको सुविधा प्रदान करने की बात चल रही है। आप अंतरिक्ष में जाकर के वहाँ बातचीत कर रहे हैं। ये सारी चीजें तो हमारी आंखों के सामने है। मतलब कमलेश भैया, वो दिन आपने देखा है जी कि आप ऑपरेटर को फोन करते थे कि भैया ये नंबर मिला देना, नंबर प्लीज जी, और वो आपसे बात कराता था जी। और आज एक समय आ गया है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं और आपके मोबाइल से नेटवर्क गायब नहीं हो रहा है जी। तो ये तरक्की का बिल्कुल पैरामीटर और पैमाना ये है जी। तो उसको समझना होगा। जो लोग दकियानूसी बातें करते हैं किसी भी धर्म के लोग, बिल्कुल उनको ये समझना होगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, विज्ञान उन्नति कर रहा है। या ये कह लें कि हम वही कुछ पा रहे हैं जो कुछ हमारे पूर्वजों के पास था। हमने युद्ध लड़के, जो उसके जानकार लोग थे उनको मार करके उसको कहीं विलोपित कर दिया था, तो उसकी फिर से खोज की जाए और वापस लाई जा रही है। तो उसका स्वागत होना चाहिए और जो कमियां हैं उसको किसी भी समाज के लोग हों उसको दूर करें, किसी भी धर्म को मानने वाले हों। पीएससी घोटाले में पूर्व चेयरमैन सोनवानी और कारोबारी एस के गोयल गिरफ्तार। इस खबर को कल रात को जब मैं पढ़ा तो मुझे याद आया कि मेरे एक मित्र हैं, उनके यहाँ कल मैं गया था बैठने, तो बता रहे थे मेरा बेटा 2 बार पीएससी का एग्ज़ाम दिया और एक बार तो ऐसी स्थिति बनी कि वो दूसरे तीसरे नंबर पे, और उसके ऊपर जो थे वो सोनवानी के परिवार के लोग थे। तो मैं बोला यार इसमें तो इंक्वायरी चल रही है, अब हो सकता है सरकार और कड़ा रुख ले। और शाम को पता लगा कि सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया। हो सकता है कई बार टेलीपैथी काम करते हो, मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों के ऐसी भाव रहता है। इनकी गिरफ्तारी से और वो एक व्यापारी की गिरफ्तारी से, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने सोनवानी को समर्थित एक एनजीओ को अपने 2 बच्चों को चयनित कराने के लिए 45 लाख रुपए उन्होंने उनके एनजीओ को दिया था, यानी सोनवानी को दिया था। ये उनके ऊपर आरोप है और लोग भी इसमें गिरफ्तार हुए। सोनवानी की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि पूर्व भूपेश बघेल सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं कोई और आफत आने वाली है। जी देखिए, पीएससी का जब रिजल्ट आया था जी, और टामन सिंह सोनवानी जी के परिवार के जी, उनकी भतीजी, उनके भतीजे, उनके 4-5 सदस्य थे शायद, मतलब 5 या 6 लोगों की, और उस भर्ती में डायरेक्ट नाम था जी। तो पात्र लोग उससे बाहर हो गए थे और अपात्र लोग, परिवार के लोग, और उस श्रेणी में आ गए और खूब हल्ला पूरे प्रदेश में हुआ था जी। उस समय यहाँ पे अराजकता का शासन था, भूपेश बघेल की सरकार चल रही थी जी। सारी चीजें ताक पे रखते हुए उन्होंने इन चीजों को करवाया था, उनकी जानकारी में थी पूरी चीजें जी। और जब हजारों लोगों ने सड़क पे उतर के प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको मुद्दा बनाया था। हाँ, मोदी जी ने भी कहा था कि मैं जांच कराऊंगा इसकी। और जैसे ही प्रदेश में सरकार बदली
जी। और बड़े बड़े होर्डिंग्स में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादा पत्र में इस चीज को लिया था कि सीजीपीएससी की जांच कराई जाएगी और दोषियों के ऊपर में कड़ी कार्रवाई की जाएगी जी। ये उसी का परिणाम है। आज किसी से भी आप पूछ लीजिए, एक एग्जाम में एक ही परिवार के 6 बच्चे जिनके फादर वहां पे चेयरमैन हैं, तो वो एक असंभव सी चीज है। जी। दूसरा, बजरंग मेटल वाले जो एसके गोयल हैं जी। इनके ऊपर में भी बिल्कुल आरोप ये तय हुए थे कि इन्होंने इनके ही एक एनजीओ को 45 लाख रुपए दिए थे अपने यहाँ 2 बच्चों के लिए। जी। तो ये उन हजारों जो छात्र उसमें परीक्षा में शामिल हुए थे, ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक न्याय है। और ये आने वाले समय में और भी जो अधिकारी हैं या जो इस तरीके की व्यवस्थाओं में लिप्त थे, उनके लिए ये अच्छे संकेत नहीं है अगर उन्होंने गड़बड़ियां की है। जी। जी। क्योंकि भूपेश बघेल जी की सरकार में जितने गलत काम हुए वो आपके सामने हैं। लगातार आखिरी के 2 सालों में, चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे वो कोल स्कैम हो, चाहे पीएससी का घोटाला हो, सारी जगह उसमें अधिकारी लिप्त पाए गए हैं। अधिकारी जेल की हवा में है, कोई 2-2 साल से जेल में है, कोई 1.5 साल से जेल में है। जी। जी। किसी में ईडी शामिल है, किसी में ईओडब्ल्यू शामिल है, किसी में सीबीआई शामिल है और बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। हुआ है। जब कहते हैं ना कि आग लगी है तो धुआं, या धुआं उठा है तो कहीं न कहीं चिंगारी तो अवश्य होगी। तो ये तो सभी मानते हैं कि गड़बड़ होता है और ये हमेशा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। ये ठीक है कि इस पे ज़्यादा चर्चा होनी शुरू हो गई, सरकार बदली तो उसके बाद इसके पहले भी हुए हैं और भी आरोप लगाए हैं कि 2003 में जो कुछ हुआ था, 2001 में 2 में भी इस तरह की गड़बड़ियों की आशंका व्यक्त की गई थी। लेकिन अभी इंक्वायरी हो रही है, देर आए दुरुस्त है, कम से कम एक बार कार्रवाई हो गई। तो अब जो सीजीपीएससी का चेयरमैन बनेगा, बड़ा संभाल के चलेगा कि यार नौकरी तो दिलवा दूंगा किसी को, लेकिन जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। शराब की बात आपने कही तो उससे भी जुड़ी खबर है। शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू के बाद अब सीबीआई की एंट्री, एपी त्रिपाठी से होगी पूछताछ। इसमें भी आरोप लगा था कि 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और शराब पीने वाले उस समय कहा भी करते थे यार, कभी कभी जो थोड़ी हल्की सी शराब, हालांकि मीठी नहीं होती लेकिन थोड़ी बहुत जो कड़वी होती थी वो ज़्यादा ही कड़वी हो गई है। ये उस समय हमारे जो साथी रोज जिनको डीडी कहते हैं, डेली ड्रिंकर, वो लोग कहते थे कि यार टेस्ट थोड़ा बदला मिल रहा है। तो ये होता था कि हो सकता है तुम्हारी जबान पे ही टेस्ट गड़बड़ हुआ हो। लेकिन अब ये जब इंक्वायरी चली तब ये पता लगा कि न केवल उसकी कैब बदली गई है बल्कि शराब भी, हाँ शराब भी बदल करके नक्काल। आप एक गलती करेंगे तो 4 गलती करने वाले, उसका लाभ लेने वाले तो बाजार में होते हैं। तो ये नक्काली जो हुई थी उस पर अब कहीं ना कहीं रोक लगी हुई ऐसा माना जा रहा है। और इंक्वायरी के बाद अब देखिए सीबीआई की एंट्री हुई है तो स्वाभाविक है कि बोलते हैं ना कि बिल्कुल नीर छीर विवेचना करती है सीबीआई। ये हम लोगों को भरोसा तो रहता है, अलग बात है कि कांग्रेस को तोता कह दिया जाता है सरकार का। लेकिन अगर सीबीआई ने ईमानदारी से काम किया तो हो सकता है और लोग इसकी चपेट में। मतलब ढेबर बंधुओं के ऊपर जो आरोप लगे थे जी, और लगातार अलग अलग एजेंसियां उसमें शामिल होती चली गई और हर दिन एक नया तथ्य, नई चीजें सामने आई जी। आज सीबीआई की एंट्री और त्रिपाठी जी से पूछताछ होगी। निश्चित ही मानिए कि 2000 करोड़ नहीं, उससे बड़ा घोटाला है जी। ये खुद हॉलमार्क और होलोमार्क छपाने लग गए। ये खुद ब्रांड के नाम से पैकेजिंग करके, चूंकि सरकार के अंदर में ये एक तंत्र बन के काम कर रहे थे और सारी चीजें भूपेश बघेल जी की जानकारी में हो रहा था। बड़े दुख का विषय ये है। तो कमलेश भैया, एक जिसके पहले जैसे अपनी सीजीपीएससी की बात आई जी, या शराब घोटाले की बात आई, आपने एक वक्तव्य कहा कि 2001 और 3 में भी ऐसी घटनाएं हुई थी जी। ये पूरी घटनाएं जब भी आप देखेंगे कांग्रेस के शासनकाल में होती है। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उंगली तो उस समय भी उठी थी लेकिन प्रमाण नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला और कोई कार्रवाई, क्योंकि सरकार तो आपकी थी सेंट्रल में भी। अगर कोई गलतियां होती तो आप कार्रवाई वहां भी करा लेते, यहां भी करा लेते जी। तो जितने बड़े स्कैम और जितनी चीजें आपको देखने को मिलेगी वो निश्चित मानिए कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस की सरकार में आपको देखने के लिए मिलेगी। जी, चलिए मान लिए कांग्रेस के शासनकाल में, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आरोप लगाने का अवसर लोगों को मिल गया कि आप भोजनालयों में, ढाबों में शराब पीने की इजाजत दे रहे हैं। शराब से जुड़ी खबर है। जी जी। वो हालांकि वो खबर यहाँ नहीं छपी लेकिन याद आ गया, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने इस पर एक मेरे दिल की बात जो करता हूँ मैं उसको किया था, तो बहुत लोगों ने उसको देखा और बहुत लोगों ने उसको अप्रिसिएट किया और कहा कि नहीं यार ठीक बात है, चाहे कांग्रेस का शासन हो चाहे भाजपा का शासन हो, शराबियों का गला घोटने के लिए, उनके परिवार को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का काम सभी सरकारें करती हैं।
तो ये भी वही हो रहा है कि अब आप और सहज ढंग से शराब उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए क्या है, शराब के जो पहले ठेके थे, निश्चित रूप से धीरे धीरे गवर्नमेंट उसके ऊपर में कसावट लाते हुए कम करने का प्रयास कर रही है जी। जहां तक बैठा के पिलाने का जो प्रश्न है जी, अभी आप देखेंगे कि अगर आहता या होटलों में शराब परोसना सरकार लीगली बंद करवा दे जी, तो लोग आपके हमारे घर के नजदीक कोई ना कोई ठिकाना बना के और शहर का वातावरण और ग्रामीण अंचलों का वातावरण दूषित करने लगेंगे जी। तो कहीं ना कहीं ये उस व्यवस्था का अंग है, चूंकि गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी शराब की बिक्री से होती है और पूरे देश में वो व्यवस्था है, और चूंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश घोषित है तो यहाँ के स्थानीय जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनको तो उसमें नैतिक अधिकार मिला हुआ है। जी जी जी। नहीं, वो जो कई बार मैंने उसको उसमें दिल की बात में कहा भी है कि कुछ मित्र लोग जो कोरोना काल में जी परेशान थे तो शराब स्वाभाविक है कि नहीं मिल रही थी, सब कुछ बंद था। जी जी जी। तो फिर उस समय भूपेश बघेल सरकार ने एक ऐप की व्यवस्था की, घर पहुंच शराब की व्यवस्था दी गई। तो लोग बोले देखो हमारी बदौलत सरकार चलती है, ये इसका प्रमाण है। मतलब सब कुछ बंद है लेकिन शराब बेचो क्योंकि उससे पैसा आता है। तो ये चाहे भूपेश बघेल की सरकार हो, चाहे विष्णुदेव की सरकार हो, या रमन सिंह की सरकार हो, जोगी की रही हो, दिग्विजय की रही हो, या कहीं की भी हो, शराब एक बड़ा आय का स्रोत बनता है सरकार के लिए। लेकिन आंकड़े उसके भी आते हैं। पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर जी ने एक बार इसको लेकर के काफ़ी आंदोलन किया और काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को रखा कि जितना पैसा शराब से हमको मिलता है उससे ज़्यादा शराब से होने वाले शारीरिक नुकसान को बचाने के लिए हम पैसा खर्च करते हैं। तो हमको जरूरत क्या है इसको बेचने की, इसको। लेकिन अब है, सरकारों का अपना अपना नज़रिया होता है। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि शराब जितना ज़्यादा बिकेगी उतना ज़्यादा शराबी बढ़ेंगे। अब आप जगह जगह, पहले इसी को तो कहा गया था ना कि भाई कोचियों को हटाने के लिए हमने ये व्यवस्था दी है, सरकारी कर दिया। अभी भी मध्य प्रदेश से शराब आ रही है, हमारे प्रदेश में शराब, हमारे कोरबा में शराब आ रही है बाहर से। तो इन सब चीज़ों पे रोक लगा पाना बड़ा मुश्किल है। खैर, सरकार का मामला बड़ा मामला है, इसमें क्या कहा जाए। अब जांच की बात आ रही है तो एक और खबर है, सीबीआई की टीम ने 2 व्यापारियों के यहाँ मारा छापा, खंगाले दस्तावेज, SECL प्रभावित खदान क्षेत्र के मुआवजा वितरण में गड़बड़ी का मामला। कल ये खबर जैसे ही आई हम लोगों ने ब्रेक किया, और जैसा हमेशा होता है कि खबर पाते ही हम लोगों को थोड़ा सा लगता है कि अरे जल्दी से जल्दी इसको भेजो। हमने डाल दिया, ब्रेक कर दिया। हमारे ब्रेक करने के बाद जो हमने उसमें कुछ गलती कर डाली थी, लोगों ने भी उसको उठा के डाल दिया। गलती ये हुई थी कि हमने कोयले से जोड़ दिया था उसको, और ये कहा था कि इसमें जिन लोगों के यहाँ रेड हुई है वो लोग भूपेश बघेल जी का जब शासन था तो कुसमंदा से, गेवरा से 50-50, 100-100 ट्रकें बिना कागजात के, बिना परमिशन के निकल जाया करती। तो उसमें इन लोगों की भूमिका थी, शायद उसके लिए पुलिस ने छापा मारा है। बाद में पता चला कि नहीं, मामला वो नहीं, अंदर खाते कहीं होगा। लेकिन मामला मुख्य था कि जो वहाँ भू विस्थापित हैं दीपका गेवरा के, उनको जो मुआवजा मिला उस मुआवजा वितरण में इन लोगों को भी शामिल किया गया था। ये गड़बड़ी में शामिल है, इस तरह का आरोप इनके ऊपर था। मतलब सीबीआई कोरबा पहुंच गई। जी, देखिए ईडी कोरबा आ चुकी, सीबीआई कोरबा आ गई। मतलब हमारा शहर भी बड़ा हो गया, बड़ा शहर हो गया है, चर्चित शहर है जी। और जिस तरीके की कार्यवाही कल, निश्चित रूप से आपने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था, और जैसे ही 2 भाइयों का उसमें या परिवार के लोगों का जब नाम आया तो बाद में पता चला कि ये मामला जमीन अधिग्रहण से लेके और बंटने वाले मुआवजे से लेके है। मतलब लोगों को बराबर मुआवजा नहीं मिला जी। और इनके माध्यम से चीजें हुई थी। तो वो तमाम चीजें इसमें गड़बड़ियां जो हुई हैं उसके हिसाब से सीबीआई और सीबीआई का आना, मतलब सीबीआई को छोटी मोटी जांच एजेंसी नहीं है, ये स्कैम बहुत बड़ा होगा जी। इस कारण, चूंकि अपन आए दिन देखते हैं खदानों के अंदर में भू स्थापित जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जी जी। और उस आंदोलन के कारण में प्रोडक्शन से लेके और खदान के विस्तार से लेके और उसका कानून व्यवस्था पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। दूसरा, इसको आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि कोरबा की आर्थिक गतिविधियां भी वहां से रुक जाती हैं। बिल्कुल। मतलब जितना कोयला खनन होगा हमको उतना राजस्व मिल रहा है। और अब तो मोदी जी ने जो खनिज न्यास के माध्यम से जो हमको पैसा उपलब्ध करा रहे हैं वो बहुत बड़ी राशि, बड़ा तोहफा है, बड़ा तोहफा है लोगों को जी। और आज 10,000 ट्रक हमारे यहाँ जो स्थानीय व्यापार व्यवसायी हैं उनके माध्यम से और क्षेत्र को और आरटीओ के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से हमको पैसा अर्जित तो हो ही रहा है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं शहर को और देश को पीछे ढकेलने का काम करती है।
बिल्कुल बिल्कुल पीछे ढकेलने का काम करते हैं। और एक बात आपने जो कहा कि वो सिर्फ 2 ही नहीं होंगे, और भी लोग होंगे। बहुत लोग भाई होंगे। अगर बिचौलिए और दलाल जो हैं जी, इन्हीं की अव्यवस्थाओं के कारण, और इसमें निश्चित मानिएगा सरकारी कर्मचारी अधिकारी शामिल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल होंगे। इसमें राजस्व के लोग भी होंगे, बिल्कुल। इसमें SECL के भी लोग होंगे, अधिकारी होंगे जिनकी मिली भगत से सब कुछ हुआ होगा। इतना आसान नहीं कि कोई उसमें छिद्र करके घुस जाएगा। तो छिद्र कराने में इनकी भी कहीं भूमिका रहती है जी। और चूंकि अब CBI ने हाथ डाल दिया है तो ये मान के चलें कि नीर चीर भी बेचना होगी। बिल्कुल। और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ से पैसा निकाल लिया जाएगा। जी चलिए, ये सब खबरों के बीच में एक मजेदार नहीं कहूँ, इसको शब्द गलत हो गया। धर्म से जुड़ा मामला मजेदार नहीं होता, आस्था से जुड़ा होता है। और चूंकि अयोध्या से विशेष लगाव है, मैं अपनी बात कहूँ, विकास को भी होगा, हम सबको अयोध्या से लगाव है। और अयोध्या के पास ही प्रभु की कृपा है कि वहीं मैंने जन्म लिया है। तो जब वहाँ की खबर आती है तो मन थोड़ा सा प्रफुल्लित होता है। और मन इसलिए भी प्रफुल्लित हो रहा है कि भगवान राम का और माता सीता के विवाह का नाट्य, अब तो बहुत, उनका तो त्रेता में विवाह हुआ था, लेकिन जब नेपाल के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा जनक बन करके सीता जी का तिलक करने अयोध्या पहुंचते हैं जी, तो कहते समय रोमांच हो रहा है। तो ये इसी, मैं भाजपाई नहीं हूं ना, विशुद्ध रूप से मैं पत्रकार हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मोदी जी के शासन में ही हो सकता था, हो रहा है। देखिए, भगवान राम का मंदिर बनना जी अयोध्या में, ये भाजपा या कांग्रेस का विषय ही नहीं था जी, ये 100% धार्मिक आस्था का विषय था जी। और आप जितने दस्तावेज खंगाल लीजिए जी, हमने जब मैं 5 साल का और 6 साल का था तब हम पढ़ते थे, और उसके पहले की और सनातन की ये चीजें हैं। निश्चित मानिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का, जब मैं 7 साल का था और दिलीप सिंह जुदेव जी और बाकी लोग यहाँ से चुनाव लड़ते थे, तो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, कसम राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे। बहुत समय तक बचपना था, समझ नहीं आता था कि ये मूल विषय क्या है, लेकिन एक दिन समझ में आया तो लगता था बोल तो दिए हो, बनाओगे कैसे। तो आपने जो एक अभी एक विषय रखा कि मोदी जी थे, इसी कारण वहां पे मंदिर बना पाए हैं। मतलब आज 125 और 150 करोड़ की आबादी में, और मेरा कहना है कि हिंदू के अलावा जो 100 मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उनकी भी धार्मिक आस्था थी। आप इस बात को सहज स्वीकार करिए। बिल्कुल बिल्कुल है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर में आने वाले समय में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, और पूरे भारत का, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल अयोध्या है और हो जाएगा जी। जिस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट और चीजें चल रही है। और हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि नेपाल के राजा वहां से उनके मुख्यमंत्री और यहाँ आके और राज तिलक करते हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं। और लगातार आप देखेंगे कि पूरे देश से, अलग अलग कोने से, नजदीक के जो हमारे पड़ोसी मुल्क है वहां के लोग आते हैं और अयोध्या दर्शन कर रहे हैं। तो एक चीज बन के हमको मिली है, इसको सहेज के और संभाल के रखने की जवाबदारी आपकी, हमारी, सबकी है। बिल्कुल बिल्कुल सबकी है। और आप कह रहे थे, मैं इस खबर को पूरा पढ़ रहा था, माँ सीता के पिता के रूप में वर पक्ष की ओर बैठे भीप के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह को पान खिलाया उन्होंने। हम लोगों का, मेरी भी शादी हुई है भाई, तो उस समय जब तिलक हुआ था तो ऐसे ही किया जाता था। तो हम लोगों के यहाँ, वो छत्तीसगढ़ में भी है जी, भगवान राम का विवाह जैसे हुआ था, जिस रीति रिवाज से हुआ था, उस रीति रिवाज का अनुपालन अवध के क्षेत्र को भी लोग करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में तमाम जगह करते हैं कि भगवान राम की जैसी शादी हुई थी वैसी शादी हमारे यहाँ भी हो, इस तरह की परंपरा है। इसको पढ़ने के बाद तो मन में भाव आया कि क्यों नहीं थोड़ा सा इनकी चर्चा कर ली जाए। और ये कहा जा रहा है कि 26 नवंबर को अयोध्या से जनकपुर बारात जाएगी, 6 दिसंबर को विवाह होगा, 9 को बारात लौटेगी। तब आप सोचिए, अयोध्या से जो बारात जाएगी जनकपुर तक, वो उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए नेपाल जाना, तो वो जो लोग उसमें शामिल होंगे और वहाँ जो वातावरण बनेगा, पूरे रास्ते जो वातावरण रहेगा, वो सोच करके रोमांच होता है कि देखिए भगवान राम के प्रति आज भी कितनी अगाध श्रद्धा लोगों में है। और ये मानते हैं लोग, कल्पना कर लें, कह देते हैं कि कल्पना है भगवान राम, लेकिन उनका क्या करोगे जिनके हृदय में विराजमान है, जो ये मानते हैं कि नहीं वो हैं, आज भी हैं और शायद ता कयामत तो रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस भाव को लेकर के जो जीने वाले लोग हैं, वो ये रास्ते में उस बारात का जो स्वागत करेंगे और जिस तरह का दृश्य उपस्थित होगा, भगवान करें उनको और लोग वो उसका लाभ लें, देखें, जीवन सफल बनाएं।
अब हम थोड़ा सा कोरबा की बात कर लें, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इसमें अटक जाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी। शिकायत पर जांच, भूमि अधिग्रहण में एक ही परिवार को सर्वाधिक मुआवजा बांटा, इंटक के जिलाध्यक्ष और उनके भाई के मकान में पहुंची टीम। वही खबर जो फ्रंट पेज पे भी छपी थी वो कोरबा पृष्ठ पर भी छपी है। 1.43 लाख टॉयलेट बनाने में 173 करोड़ खर्च, 30% अनुपयोगी। ये बड़ी खबर है। यूपी पुलिस के वाहन से टकराई बाइक, एक घायल। ये गेवरा दीपिका की खबर है। गोपालपुर में हाउसिंग बोर्ड का आवासीय कॉलोनी के लिए जमीन हुई अलाट, लैंड यूज की प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक स्तर पर चल रही कार्रवाई, 3 साल से पूरे नहीं हो पा रहे सांसद मद से स्वीकृत कार्य। कलेक्टर ने गोपू पर की जिला बदर की कार्रवाई, हर्ष इंडस्ट्रीज पर का प्रोपराइटर गिरफ्तार। और ये छोटी छोटी खबरें हैं। एक बड़ी खबर है कि पैसे तो काफ़ी खर्च हुए, 173 करोड़ और 1.43 लाख यानी 1,43,000 टॉयलेट बनाने का लक्ष्य था, बनाए भी गए, उसमें से 30% अनुपयोगी। ये कैसे हो जाता है? 1-2% तो समझ में आता है। जो 1,43,00,000 टॉयलेट जी बनाए गए, जिसमें सरकार की राशि खर्च हुई, और एक 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद में पूरे देश में सभी निकायों में, सभी पंचायतों में एक मुहिम चली जी कि हमको उस वार्ड को या उस पंचायत को खुले में शौच मुक्त करना है, ODF करना है जी। उसके तहत ये स्कीम चली और घर घर जिनके यहाँ सर्वे करके टॉयलेट नहीं था बनवाया गया जी। उपयोगी और अनुपयोगी की कमलेश भैया, अगर इसका आपको अपने को एनालिसिस करना है जी, तो आप लकड़ी जला के या कंडे जला के या कोयला जला के खाना बना रहे थे। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपको गैस का सिलेंडर दिया जी। उसके बावजूद आप गैस का सिलेंडर रख के और कोयला या लकड़ी या इससे आप खाना बना रहे हैं, तो वो अनुपयोगी की श्रेणी में आ सकता है सर्वे में। लेकिन शासन ने मतलब वहां शौच करने की बजाय मैदान में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। आपने शौचालय का उपयोग एक स्टोर रूम के रूप में कर लिया। मैंने देखा है कुछ जगह जी, वो टॉयलेट सीट के ऊपर एक लकड़ी का पटाव उसके ऊपर वो रख के और उस पर सामान रखना चालू कर दिए जी। उनको ये लग रहा था कि सरकार की योजना है, ले लीजिए, लेकिन 70% लोग उस चीज का उपयोग कर रहे हैं जी। और आज भी जो नए मकान बने हैं या जो स्लम बस्तियों का विस्तार हुआ है, वहां पे लोग चाहते हैं कि सरकारी मद से उनके यहाँ टॉयलेट बन जाए। तो एक बहुत बड़ी स्कीम थी। उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो इज्जत घर के नाम से ये चीजें चल रही थी और खुले में शौच मुक्त पूरा भारत नहीं हुआ है। आज भी खुले में लोग शौच के लिए जा रहे हैं, लेकिन संख्या में बड़ी गिरावट आ चुकी है। जी जी। लोग अपने घर में चाहे अपने खर्च से चाहे सरकारी खर्च से बना रहे हैं, विशेष करके महिलाएं तो अब उसका इस्तेमाल करने लगी हैं। बस ये एक बहुत बड़ी चीज है जी। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन चीजों के ऊपर में गवर्नमेंट और कसावट लाएगी और लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लाना चाहिए। जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनको भी ठीक करना चाहिए और जिनके यहाँ बन गया है उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं उनको समझाइश देनी चाहिए। उनकी स्कीम को आगे आने वाले समय में रोक दे जी। ऐसा कोई प्रावधान लेके आए सरकार जी कि जो लाभ उनको मिल रहा है किसी भी कोटे का, चाहे वो राशन मिल रहा है चाहे और चीजें मिल रही है, उसमें 1 2 3 आप उनको नोटिस देके कि भैया आप इस चीज का उपयोग जिस चीज के लिए बनाए उसके लिए करिए। जी जी। ऐसा एक तो उससे थोड़ा सा लोगों में भय का माहौल रहता है और लोग उसका सदुपयोग करते हैं। जी हाँ, भय हो न हो, लेकिन उनको ये बताना चाहिए कि भाई वो इज्जत घर जो आपने कहा ना, उसका नाम इसलिए रखा गया था कि जो स्त्रियां हैं वो खुले में, बहनें जो खुले में जाती थी तो उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी, तो वो इसीलिए उसको इज्जत घर नाम दिया गया कि अब आप वहाँ न जाएं बल्कि अपनी इज्जत को बचाए रखें आ रहे हैं। तो वो जो लोग नहीं समझते उनको समझाने की जरूरत है। चलते चलते एक वो खबर जो आपके भी जहन में रहती है और अक्सर जब कोई नगर निगम से जुड़ा हो, चूँकि विकास हमारे साथ हैं, विकास पूर्व पार्षद भी हैं और इनकी पत्नी आज भी 2 नंबर वार्ड की पार्षद हैं और ये लगातार पार्षदों के बीच में सक्रिय रहते हैं। नगर निगम की गतिविधियों पर इनकी दृष्टि रहती है। नगर निगम का चुनाव होने वाला है, नगरीय निकाय का, हो सकता है जनवरी में या फरवरी में होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या है आप लोगों का रणनीति? आप चूंकि भाजपा के एक प्रकोष्ठ के प्रमुख भी हैं, संयोजक हैं, पार्षद हैं और थे जी, तो क्या क्या योजना बन रही है आप लोगों की अभी चुनाव को लेके? देखिए, चुनाव सरकार की जो मंशा है और अच्छी है कि नगरीय निकाय का चुनाव जिला पंचायत के साथ में कराया जाएगा जी। चुनाव की संभावित जो तिथि है या होने की जो संभावना है वो जनवरी एंड से फरवरी फर्स्ट वीक में
चुनाव की घोषणा हो जाएगी, मतलब उस समय तक चुनाव हो मैं जाएगा। बीच में रोक रहा हूँ, नगरीय निकाय है तो रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर दिया है जिलाधीश ने जी, मतलब प्रक्रिया चल रही है। चल हाँ। मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम चल रहा है, सारी चीजें चल रही है। कमलेश भैया, इस समय जितनी निकाय हैं जी, प्रदेश के अंदर में 12 या 13 नगरीय निकायों का भी चुनाव होना है। उसके अंदर में मतलब मैं नगर निगम की बात कर रहा हूं। हाँ, इसके अंदर में ज्यादातर नगर निगमों में कांग्रेस शासित महापौर है। जी, वो कैसे है, किस योजना के तहत महापौर बनाए गए थे, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जी, पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार में पार्षदों के माध्यम से बनाया गया था, जहां पे 15 पार्षद थे, बहुमत के लिए 25 चाहिए थे, तो डरा के धमका के पार्षदों से प्रलोभन देके मतदान कराया गया। कोरबा में भी यही हुआ था। कोरबा में भी हमारी बराबरी की स्थिति थी, जी। कांग्रेस हमारे से कम थी, उसके बावजूद उन्होंने हमारे ही दल के कुछ निर्दलीय जो लड़के पार्षद, वो ऐसे करके उन्होंने अपनी सरकार सब जगह बना ली। जी, सरकार बनाने के बाद आज पूरी तरीके से कांग्रेस के जितने महापौर हैं सभी निकायों में विफल हो चुके हैं। जी, कोरबा उसका जीता जागता उदाहरण है। पूरे शहरों में मतलब जिस तरीके का आलम है सड़कों पे, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, और कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता, चाहे प्रदेश में सभी निकायों की जनता, यह चाहती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार निकायों में बने। जो डबल इंजन की सरकार थी वो 3 इंजन की सरकार चले, जिससे डेवलपमेंट हो। अंतिम आप ये मान के चलिए कि एक आम आदमी को विकास कार्य ही चाहिए होता है, जी, चाहे आप कुछ भी दे दीजिए। उसके बाद में तो उसको मालूम है कि 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार थी, 5 साल उन्हीं के पार्टी के लोग कांग्रेस समर्थित सब जगह महापौर थे, और उसके बाद में अगर डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो ये सोचने वाला विषय है। तो कोरबा में तो लगातार 10 साल तक कांग्रेस के महापौर रहे। बिल्कुल, कांग्रेस के महापौर 10 साल तक रहे, और इसके पहले जब रेणु अग्रवाल जी महापौर थी, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी की थी, उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई पैसों में कमी नहीं की। जी, तो बहुत सारी स्कीम डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से हमारे यहाँ संचालित हुई। जी, धीरे धीरे वो समय निकल गया, और भूपेश बघेल की सरकार में राजकिशोर प्रसाद जी आज अभी तक मेयर हैं। और आज की स्थिति में जिस तरीके से नगर निगम में काम हुआ है, जो चीजें हुई है, मेरा ये मानना है कि नगर निगम अपने आप को 15 साल पीछे ढकेल के ले जा चुका है। तो कहा तो जाता है भूपेश बघेल स्वयं नहीं चाहते थे कि कोरबा नगर निगम को ज्यादा मिले और उसका लाभ मिले लोगों को वहां, क्योंकि यहाँ लोगों की छवि खराब करनी थी। आज भूपेश बघेल की सरकार इसी कारण चली गई है जी, कि वो कोरबा अपने लोगों को भी निपटाने में लगे थे। वो अपने ही लोगों को निपटा रहे थे वो अपने ही लोगों को निपटा रहे थे। और आज आप मान के चलिए कि उनसे पूरी पार्टी ने लगभग दूरी बना ली है। और कांग्रेस के अंदर में ये हाल जो है, जोगी जी की सरकार में भी यही हाल था, यहां भी यही हाल है। आप एमपी में देख लीजिए, आप राजस्थान में देख लीजिए, तो इनको अपने ही लोग इन लोग को पहले खाते हैं जी। और सरकार जाने का सबसे बड़ा कारण, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक मुख्यमंत्री बनेगा, 12 मंत्री बनेंगे, विधायक 50 जीत के गए हैं। कहीं भी असंतोष का भाव पूरे भारत में आपको किसी प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा जी। जो पार्टी ने तय किया वो मुख्यमंत्री है, जो पार्टी ने तय किया वो मंत्री है जी जी जी। यहाँ पे कोई गुटबाजी, खेमेबाजी, ठीक है, कुनबा परिवार बड़ा होता है तो थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है जी जी। लेकिन उसका कतई मतलब नहीं कि अपने परिवार के विरोध में आप सड़कों पर उतर जाए। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस का रोग भारतीय जनता पार्टी को लगना शुरू हो गया है, कई जगह विरोध करना शुरू कर दिए हैं। देखिए, मैं जो आपको बताया कि परिवार, हमारा परिवार बड़ा है, और जैसे ही शासन और सत्ता में कोई राजनीतिक दल आता है जी, तो अपने आप उसका घराना बड़ा हो जाता है। जो छोड़ के गए हुए लोग रहते हैं वो आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो कांग्रेस में 5 साल थे, फिर भाजपा में आ गए, फिर सरकार बदली होगी तो फिर उसमें चले जाएंगे जी। पलटू राम जी जी। तो ऐसे लोगों के कारण ये स्थिति ज्यादा बिल्कुल वो इसी कारण निर्मित होती है कि वो आके अपने मन के असंतोष को हमारे यहाँ भी फैलाने का प्रयास करते हैं जी। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में जो चर्चा शुरू हो गई है कि अगर सामान्य होगा तो कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, कौन कौन दावेदार हो सकते हैं, अगर पिछड़े वर्ग के लिए हो गया तो कौन कौन रहेंगे, इस तरह की जो चर्चा चल रही है, तो उसमें आप लोग भी मसरूफ होंगे। बात देखिए, 100% ये मान के चलिए कि सीट का आरक्षण जिस भी पैटर्न पे होगा, और किसी के चाहने या किसी के बोलने से, या हम सिर्फ एक कयास लगा सकते हैं ये प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे कैडर बेस्ड पार्टी है,
और पार्टी हमेशा कार्यकर्ता को उसके कार्यों के आधार पे अवलोकन करके आकलन करके टिकट देती है। और टिकट मंडल स्तर से लेके और प्रदेश स्तर तक की इकाई मिला के तय करते हैं। पैनल जाता है यहाँ से बिलासपुर, बिलासपुर से रायपुर। तो कोई भी आदमी दावे के साथ ये नहीं बोल सकता इसको टिकट मिल रही है, इसको टिकट दिलवा दूंगा। एक कांग्रेस की परिपाटी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में परिपाटी नहीं है। तो यहाँ तो किसी भी एक नाम को वहां से तय करेंगे और वो ही सभी के लिए स्वीकार नाम होगा, मतलब वो चाहे जिस आरक्षण वर्ग का हो। जी जी जी। और एक बात और आती है, आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, कोरबा के भी होते हैं, बाहर के भी होते हैं, जब कोरबा में कोई बात करते हैं तो कहते हैं कि चिंता मत करो, 2 महीने बाद हमारा महापौर आएगा तो आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो इतना कॉन्फिडेंस क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि आज अभी आप मतदान करा दीजिए जी, मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के सबसे बूथ इकाई के छोटे से कार्यकर्ता को महापौर की टिकट दे दीजिए जी, और वर्तमान में कांग्रेस अपने सबसे बड़े चेहरे को यहां से महापौर के रूप में लड़वा दे जी। उसके बावजूद ये एकदम बिल्कुल तथ्य प्रमाणित है जी कि आज जिस तरीके से इनके जो पार्षद हैं वो इस व्यवस्था से त्रस्त है, महापौर जी के कार्यों से दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि 2 महीने के बाद में जब हमारा महापौर आएगा तो एक बदला हुआ शहर का माहौल, बदली हुई चीजें। और लखनलाल देवांगन जी हमारे महापौर थे, श्याम दीदी हमारी महापौर थी, जोगेश लांबा जी हमारे महापौर थे। हमारे पास उनके किए गए कार्यों को गाने के लिए गाथा बड़ी बड़ी किताबें हैं जिसके अंदर में उन्होंने काम किया है। स्वाभाविक है, नगर निगम की जब बात आती है तो फिर ये बात आती है कि जब बनवारी लाल अग्रवाल जी जब साडा अध्यक्ष बने तो उन्होंने एक नई लकीर खींची थी। फिर उसके बाद महापौर जो वर्तमान में श्रम मंत्री हैं लखनलाल देवांगन जी, इन्होंने गलियों में जिस तरह का काम कराया, बस्तियों में जिस तरह का काम कमलेश भैया, बहुत सारे वार्ड और मोहल्ले ऐसे हैं जी, आज भी वहाँ लखनलाल देवांगन जी की बनाई हुई सड़कें जीवित है जी। उन्होंने कोई गली मोहल्ला नहीं छोड़ा। एक्चुअल में महापौर का जो बेसिक काम है, अगर आप उस काम से भटक जाते हैं, आज महापौर जी भटक गए हैं, नहीं तो बिजली, सड़क, नाली, पानी, इसकी और साफ सफाई, इन 5 चीजों के लिए नगर पालिक निगम का गठन है। इन 5 चीजों के ऊपर में आपको फोकस्ड काम करना चाहिए जी। शहर का आकार वही है, पॉपुलेशन बढ़ गई है जी, वार्ड बढ़े हैं, उतनी धनराशि बढ़ी है। डीएमएफ आपके हाथ में था, आपकी सांसद थी, आपने डीएमएफ से पैसा लेके काम क्यों नहीं कराया जी? तो डीएमएफ का तो इस्तेमाल ही दूसरी चीजों में आप लोग करने में लगे थे। कोरोना काल में 1 रुपए का सामान 100 रुपए में खरीदी कर रहे हैं। तो सरकार आपकी थी, सारी चीजें आपके हाथ में थी और काम नहीं हुआ, तो अब तो समय जा चुका आपका जी। तो वो चीजें आपको जो लोग बोलते हैं, हमारे नेताजी आते हैं बाहर से, हमारे मंत्री आते हैं, वो बोलते हैं, और निश्चित रूप से वो चीजें सच होंगी, आप देखिएगा। चलिए, ये तो समय की बात है जी। और मतदाता किस तरफ जाएगा ये तो जब मतदान होगा, मतगणना होगी, तब पता चलेगा। लेकिन ये बातें तो सभी कहते हैं, वो लोग भी अपने ढंग से कहते हैं, ये भी अपने ढंग से कहते हैं, क्योंकि राजनीति में भी ये कहा जाता है कि दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए जी। दुश्मन मतलब राजनीतिक दुश्मनी नहीं है। तो मत का अंतर रहता है कि कांग्रेस का कुछ मत है, उनके कुछ सिद्धांत हैं, भाजपा के कुछ सिद्धांत हैं, तो ये सब चलता रहता है। एक दूसरे को ये बताने की कोशिश होती है कि मुझसे ज़्यादा मजबूत हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं वहाँ कमज़ोर अगर बता देंगे अपने आप को तो कार्यकर्ता नर्वस होता है जी। लेकिन ये ज़रूर है कि मूल्यांकन करना हमारा आपका दायित्व है। मतदाता की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि हमको ये मूल्यांकन करना चाहिए कि पहले जो काम हुआ है, अभी जो काम हुआ है, उसका मूल्यांकन करते हुए अगली बार हम किसको अपना प्रतिनिधि बना करके साकेत में भेजेंगे, उसके बाद हम अपना कोई निर्णय लें और वोट डालें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता है। चलिए, ग्रैंड एशियन हेडलाइंस को आज यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई आपको। और एक बात और मुझे याद आ गया कि आज रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती भी है, तो उसकी भी आप सबको मंगल कामनाएं, विशेष करके बेटियों को, कि उनके अंदर भी वो शौर्य माँ दुर्गा पैदा करें कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने स्वयं के घर के लिए वो माता दुर्गा की तरह अन्यायियों का संहार करे, और लक्ष्मीबाई की तरह अपने देश पर आने वाली किसी भी आपदा में वो संघर्ष करने के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद विकास, आए आप समय निकाले इसके लिए।